डियर स्टूडेंट्स, लीनियर अलजेब्रा वेक्टर स्पेसेस के टॉपिक में ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वेक्टर सब स्पेस क्या होती है, उसे प्रूफ करने का क्या क्राइटेरिया है और उन क्राइटेरियाज को यूज़ करते हुए हम चंद एक सेट्स के बारे में बात करेंगे कि वो वेक्टर स्पेसेस हैं, वेक्टर सब स्पेसेस हैं। और फिर एट द एंड हम एक थ्योरम डिस्कस करेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसेस इज अगेन अ सब स्पेस। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर सब स्पेस से क्या मुराद है। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। वी हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है किसी भी फील्ड एफ पर। उस वी का एक ऐसा सबसेट डब्ल्यू जो खुद भी एक वेक्टर स्पेस हो और ऑपरेशंस वही हो जो वेक्टर स्पेस वी के ऑपरेशंस हैं, तो उस सूरत में हम डब्ल्यू को कहेंगे कि दैट इज अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी। दोबारा बता दूं कि W हमारे पास एक वेक्टर स्पेस V का सबसेट है। V हमें पता है कि एक वेक्टर स्पेस है। अब अगर V एक वेक्टर स्पेस है तो इस पर ऑपरेशंस भी हैं, एक एडिशन है, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। अगर W भी उन्हीं दो ऑपरेशंस के तहत एक वेक्टर स्पेस हो और सेम फील्ड पर, तो उस सूरत में हम ये कहेंगे कि W इज अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ V या जस्ट सब स्पेस ऑफ V भी कहते हैं। अच्छा, W को वेक्टर सब स्पेस प्रूफ करने का मतलब यह है कि उसको पूरा वेक्टर स्पेस प्रूफ करना, और वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए हम पीछे 10 एक्सियम देख चुके हैं। तो बजाय इसके कि वो पूरे 10 के 10 एक्सियम डिस्कस किए जाएं, यहाँ हमारे पास एक क्राइटेरिया है। वैसे हमारे पास दो क्राइटेरियाज हैं। इसमें फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि V अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस हो और W V का एक सबसेट हो, तो W उस सूरत में सब स्पेस ऑफ V होगा अगर ये तीन एक्सियम सेटिस्फाई हों। पहली कंडीशन क्या है कि उस W में ज़ीरो मौजूद हो, क्योंकि हर वेक्टर स्पेस चूंकि अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होता है तो वेक्टर स्पेस में ज़ीरो तो होता है, तो वो ज़ीरो W में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप W के कोई से भी दो एलिमेंट ले लें X और Y, तो उन दोनों का सम भी W में होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आप कोई भी एक स्केलर C लें और कोई भी वेक्टर W में से लें जिसको आप X कह रहे हैं, तो उन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट भी W में होना चाहिए। अगर आप गौर करें तो हमारे पास वैसे वेक्टर स्पेस के लिए दो ऑपरेशन की बात करते हैं हम, एक एडिशन की और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो यहाँ पर एडिशन वाले तमाम एक्सियम सेटिस्फाई हो जाते हैं और यहाँ से स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाले तमाम एक्सियम सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो इस वजह से सिर्फ ये तीन प्रॉपर्टीज़ चेक कर लेना काफ़ी होगा। मैं इसका प्रूफ नहीं कर रहा, ये बहुत सिंपल है, तो इस वजह से मैं इसको यहाँ स्किप कर रहा हूँ। ओके, इसका दूसरा क्राइटेरिया ये भी है। यहाँ आप नोट करें क्राइटेरिया नंबर 1 में हमने तीन कंडीशंस देखी हैं, A, B और C, जबकि इसको दो में भी रिड्यूस किया जा सकता है। कैसे कि V हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, W उसका कोई भी एक सबसेट है, तो W जो है वो V की सब स्पेस उस सूरत में होगी अगर दो कंडीशंस हैं। पहली तो वही है कि ज़ीरो होनी चाहिए W में, और दूसरी कंडीशन क्या है कि इन दो को मिलाकर एक कंडीशन बनाई गई है कि वहाँ था सम और कांस्टेंट मल्टीपल। यहाँ B में ये दोनों चीज़ें एट अ टाइम शामिल हैं। ये कांस्टेंट मल्टीपल है CX और फिर उसका Y के साथ सम है, तो इसमें सम भी शामिल है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी शामिल है। तो जब भी किसी सबसेट को एक सब स्पेस प्रूफ करना हो तो ये हम पर मुनहसिर है कि हम ये थ्योरम अप्लाई कर लें, यानी ये तीनों कंडीशंस चेक कर लें, या सिर्फ ये दो कंडीशंस चेक कर लें कि उसमें ज़ीरो हो और CX प्लस Y भी उसमें मौजूद हो। अच्छा, हर वेक्टर स्पेस की दो सब स्पेसेस तो लाजमी होती हैं, एक ज़ीरो और एक V इटसेल्फ। ये जो ज़ीरो है इसको हम ज़ीरो सब स्पेस बोलते हैं या ज़ीरो स्पेस का नाम भी दे देते हैं। तो ये हमेशा एक सब स्पेस होती है, तो इसको ट्रिवियल सब स्पेस भी बोलते हैं, और ये जो V है इसको इम्प्रॉपर सब स्पेस कहते हैं। इन दोनों के अलावा बाकी जितनी भी सब स्पेसेस होती हैं वो नॉन ज़ीरो या नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब स्पेसेस होती हैं। ओके, अब चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। हमारे पास ये पहली एग्जांपल है कि लेट n बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, द सेट Pn ऑफ f इक्वल an(x पावर n प्लस an माइनस 1x पावर n माइनस 1 अप टू सो a1x प्लस a नॉट। अब इस पे देखिए ये क्या चीज़ है। ये हमारे पास एक ऐसी पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, बल्कि n से लेस भी हो सकती है, क्योंकि ये जो ai's हैं ये फील्ड से लिए गए हैं, तो फील्ड में ज़ीरो भी तो शामिल है। अब हो सकता है an ज़ीरो हो, तो इसका मतलब ये एक ऐसी पोलिनोमियल बन जाएगी जिसकी डिग्री n माइनस 1 होगी। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये जो Pn ऑफ f है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री
लेस देन और इक्वल टू n, यानी इस कलेक्शन में n डिग्री वाले पोलिनोमियल्स भी शामिल हैं और n डिग्री से लेस डिग्री वाले तमाम पोलिनोमियल्स भी शामिल हैं और उनके कोफिशिएंट्स कहाँ से लिए गए हैं? फील्ड f से। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये p ऑफ f की सब स्पेस है। हम p ऑफ f इससे पिछले लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में ये देख चुके हैं कि p ऑफ f से मुराद है कलेक्शन ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स। डिग्री की उस पर कोई कंडीशन नहीं होती, जितनी मर्जी डिग्री के पोलिनोमियल्स ले लिए जाएं, बस उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो फील्ड से आने चाहिए, तो उसको हमने p ऑफ f कह रखा है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो p n ऑफ f है ये सब स्पेस है p ऑफ f की। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो हम सबसे पहले तो ये तीन कंडीशंस चेक कर लेते हैं कि इसमें ज़ीरो होना चाहिए, सम होना चाहिए और कांस्टेंट मल्टीपल होना चाहिए। अच्छा, अब आप देखिए कि ये जो ज़ीरो है, ज़ीरो पोलिनोमियल को आप लिख सकते हैं ना 0x पावर n प्लस 0x पावर n माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 0x प्लस 0। तो अब आप देख सकते हैं कि जो तमाम कोफिशिएंट्स हैं ये सारे फील्ड में मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये मौजूद है W में, हमारे पास यहाँ है Pn ऑफ f। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 Pn ऑफ f में मौजूद है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब दूसरी कंडीशन के लिए हमें क्या करना है? हमें Pn ऑफ f में से दो एलिमेंट लेने हैं। तो हम एक लेट कर लेते हैं कि x है जो कि इक्वल है an x पावर n प्लस an माइनस 1 x पावर n माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस a1x प्लस a0। और एक और हम सपोज कर लेते हैं y जो कि इक्वल है bn x पावर n प्लस bn माइनस 1 x पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन b1x प्लस b0। ये जो सारे a और b हैं, सारे ai's और bi's, ये कहाँ से आए हैं? ये फील्ड में से लिए गए। अच्छा, अब हमें देखना है कि क्या इन दोनों का सम भी W में मौजूद है। तो इनका हम सम फाइंड करते हैं x प्लस वाई। पोलिनोमियल्स को ऐड करना हम इस तरह से जानते हैं कि सेम पावर के जो कोफिशिएंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो ये an और bn आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर होगा an प्लस bn और x पावर n प्लस an माइनस 1 प्लस bn माइनस 1 एंड x पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन। सिमिलरली आखिर में होगा a1 प्लस b1 और साथ में x और लास्ट टर्म है a0 प्लस b0। अब आप नोट करें कि ये जो an और bn दोनों फील्ड में मौजूद थे तो उनका सम भी फील्ड में होगा, क्योंकि फील्ड अंडर एडिशन तो अबिलियन ग्रुप होती है ना। तो इसका मतलब ये भी फील्ड का मेंबर है, 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 यानी तमाम कोएफिशिएंट्स जो हैं वो फील्ड में मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये अगेन एक n डिग्री की पोलिनोमियल बन गई, या लेस देन n भी हो सकती है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि दिस बिलोंग टू W, सॉरी W नहीं, मैं इसे लिखूंगा Pn ऑफ f। तो चलें जी, दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। पहले ये कि उसमें ज़ीरो मौजूद है और दूसरी ये कि उसके किसी भी दो एलिमेंट का जो सम है वो अगेन उसमें मौजूद है। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि एक स्केलर ले लेते हैं, लेट C बिलोंग टू द फील्ड f। तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें Cx अगर हम करें तो ये किसके इक्वल होगा? Can x पावर n प्लस Can माइनस 1 x पावर n माइनस 1। ये रूल डिफाइंड है ना हमारे पास यूजुअली कि अगर कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना हो तो जस्ट जो कोफिशिएंट्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया जाए एंड सो ऑन। आखिर में यहाँ पर होगा Ca1x एंड प्लस Ca0। अब आप गौर करें कि ये Can भी फील्ड का मेंबर है, Can माइनस 1 भी फील्ड का मेंबर है, Ca1 भी, Ca0 भी। तो चूँकि सारे कोएफिशिएंट्स फील्ड के मेंबर्स हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो Cx है ये मौजूद है Pn ऑफ f में। तो चूँकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हेंस Pn ऑफ f इज अ सबस्पेस ऑफ P ऑफ f। तो बस इस तरह से चेक करना होता है कि जब भी कोई सबसेट दिया गया हो तो उसके लिए ये तीनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाएंगी तो वो सबस्पेस बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, द सेट C ऑफ R ऑफ ऑल कंटीन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शंस इज अ सबस्पेस ऑफ f ऑफ R। अच्छा, C ऑफ R से क्या मुराद है? C ऑफ R में ऐसे फंक्शंस हैं जो सेट R से R की तरफ डिफाइंड हैं और वो कंटीन्यूअस भी हैं। ओके, ये जो कलेक्शन हमें प्रूव करना है कि दिस इज अ सबस्पेस ऑफ f ऑफ R। f ऑफ R से मुराद कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम R टू R। अब इस कलेक्शन में सारे फंक्शंस मौजूद हैं
जबकि सी ऑफ आर में सिर्फ कंटिन्यूस फंक्शंस मौजूद हैं, तो ये तो वाज़ेह है कि सी ऑफ आर सबसेट है एफ ऑफ आर आर का। ओके, तो इसे प्रूव करते हैं कि ये सब स्पेस है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये जो ज़ीरो फंक्शन है, ज़ीरो फंक्शन जो कि इस तरह से डिफाइंड होता है, इसे अगर हम ओ ऑफ एक्स डिफाइन करें, ओ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, तो आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूस भी होता है। ज़ीरो फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, इज कंटिन्यूस। आप इसे चेक भी कर सकते हैं कंटिन्यूस की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए। तो इससे हमें ये पता चला कि ये वाला जो फंक्शन ज़ीरो फंक्शन है, ये इस सेट में मौजूद है सी ऑफ आर में। ओके, अब दूसरी कंडीशन हमने क्या चेक करनी है कि उसके किसी भी दो एलिमेंट्स का सम भी उसमें मौजूद हो। तो हम ये लेट कर लेते हैं कि दो फंक्शंस हैं, एक एफ ऑफ एक्स है और एक जी ऑफ एक्स है, ये दोनों बिलोंग करते हैं सी ऑफ आर में। ओके, तो इनका जो सम है वो इस तरह से डिफाइंड है कि एफ ऑफ एक्स प्लस, बल्कि इसे हम यूँ लिखते हैं कि एफ प्लस जी ऑफ एक्स, कि उनका सम इस तरह से डिफाइंड है कि एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अब हम ये जानते हैं कि दो कंटिन्यूस फंक्शंस का सम भी कंटिन्यूस होता है, सिंस सम ऑफ, ये एनालिसिस का टॉपिक है तो आप वहाँ इसे देख सकते हैं कि सिंस सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस is continuous, so it means that f plus g again belong to c of r। तो दो कंडीशंस चेक होगी और लास्ट में हमें क्या चेक करना है कि स्केलर मल्टीप्लाई करने से भी जो नया फंक्शन मिले वो कंटिन्यूस ही रहे। तो अगर हम कोई भी फील्ड में से मेंबर ले लें, लेट सी बिलोंग टू आर, फील्ड हमारे पास यहाँ सेट ऑफ रियल नंबर्स है, देन CF defined as CF of x is equal to CF of x is again continuous। ये एनालिसिस का ही रिजल्ट है, मैं इसको मुकम्मल प्रूफ नहीं कर रहा कि ये कैसे प्रूफ है, इसको प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज़ करते हुए आप प्रूफ भी कर सकते हैं। तो मैं जस्ट रिजल्ट यूज़ कर रहा हूँ कि अगर किसी कंटिन्यूस फंक्शन के साथ आपको कांस्टेंट नंबर, रियल नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो जो नया फंक्शन मिलता है वो भी कंटिन्यूस होता है। तो इस तरह से ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सी ऑफ आर इज अ सब स्पेस, सब स्पेस से मुराद है वेक्टर सब स्पेस ऑफ एफ ऑफ आर आर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि द सेट डी कंटेनिंग द मैट्रिसेस ए, अब इसके एलिमेंट्स किस तरह के हैं, ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, ये एम एन क्रॉस एन ऑफ एफ का मेंबर है, यानी उसमें मौजूद है, जबकि ए आई जे ज़ीरो के इक्वल है व्हेन एवर आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। चलिए इसको हम ज़रा 3/3 के लिए देखते हैं। हमारे पास अगर 3/3 का एक मैट्रिक्स हो जिसकी एंट्रीज हों ए आई जे ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, जबकि ए आई जे जो है ये ज़ीरो के इक्वल हो, कब, जब आई और जे बराबर ना हो। इसका मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स है वो तो इस तरह का होगा, उसकी एंट्रीज होंगी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। अब साथ में हमें क्या बताया गया कि AI J इज इक्वल टू 0 व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J, यानी जब रो नंबर और कॉलम नंबर डिफरेंट हों तो वो एंट्री 0 होगी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं चूँकि ये 1 और 2 डिफरेंट हैं तो ये एंट्री 0 है, इसी तरह ये एंट्री भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है। बाकियों के बारे में हमें नहीं पता, A11, A22, A33 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ ये बताया गया कि वो तमाम एंट्रीज जो ऑफ डायगोनल हैं, यानी डायगोनल पर नहीं हैं, वो तमाम एंट्रीज 0 होनी चाहिए। तो यहाँ इस केस में आप देखें कि ए मैट्रिक्स किस तरह का है, A11 0 0 0, A22 0 0 0 एंड A33। और ये कैसा मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। एक ऐसा n बाय n का मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज 0 हों, उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। मैं फिर बता दूं, डायगोनल पर एंट्रीज 0 हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, जस्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज सारी 0 होनी चाहिए। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो सेट D है ये सब स्पेस है M n क्रॉस n ऑफ F का। और ये प्रूफ करने के लिए हमें फिर से वही तीनों कंडीशंस चेक करनी है। पहली कंडीशन क्या है कि उसमें 0 होना चाहिए,
एक मिनट जी, मैं इसको रेज कर लूं। तो फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं हम। फर्स्ट कंडीशन क्या है, आप देखें जो जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स किस तरह से डिफाइंड है, उसको हम लिख सकते हैं जीरो मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू तमाम एंट्रीज उसकी जीरो होंगी ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। अब आप देखें इसकी तमाम ऑफ डायगोनल एंट्रीज तो जीरो है ना। अगर आप इसको प्रॉपर ओपन करके लिखना चाहें तो यूं लिख सकते हैं 0 0 0 अप टू सो ऑन 0। इसी तरह सेकंड रो होगी 0 0 0 अप टू सो ऑन 0 0 0 0 एंड अप टू सो ऑन 0, और लास्ट रो में भी तमाम एंट्रीज जीरो हैं। और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो n क्रॉस n है, यानी n रोज हैं और n कॉलम्स हैं। अच्छा, अब आप इन एंट्रीज को छोड़कर ज़रा बाकी तमाम को देखिए, A11 A22 A33 अप टू सो ऑन AN के अलावा क्या बाकी तमाम एंट्रीज जीरो हैं? यस। इसका मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। सो दिस बिलोंग टू D, दिस सेट D। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। अब ज़रा दूसरी कंडीशन की तरफ आते हैं। हम ऐसा करते हैं कि बल्कि ऐसा करते हैं, इस पे ये वाला दूसरा क्राइटेरिया यूज़ कर लेते हैं। ये भी तो है ना सबस्पेस क्राइटेरिया 2, तो इसमें ये कंडीशन मैं यूज़ करने जा रहा हूँ कि CX प्लस वाई। तो मैं दो एंट्रीज लेने वाला हूँ, दो मैट्रिसेस लेने वाला हूँ जो उस सेट में मौजूद है। या तो ऐसा करते हैं कि दो एलिमेंट्स ले लेते हैं D के। लेट A एंड B बोथ बिलोंग टू D, दिस सेट D। ये जो A और B हैं ये मैट्रिसेस हैं, और D जो है ये पूरा एक सेट है जिसके एंट्रीज मैट्रिसेस एंड डायगोनल मैट्रिसेस। और हम एक स्केलर भी ले लेते हैं C बिलोंग टू F। अच्छा, देखना यह है कि क्या CA प्लस B जो है वो अगेन एक डायगोनल मैट्रिक्स मिलता है। अच्छा, A जो है वो D में मौजूद है, इसका मतलब हमें ये पता है कि Aij इज इक्वल टू 0 वेन एवर I इज नॉट इक्वल टू J। इसी तरह B भी D में मौजूद है, तो इससे हमें ये भी पता है कि Bij इज इक्वल टू 0 वेन एवर I इज नॉट इक्वल टू J, यानी जब रो नंबर और कॉलम नंबर डिफरेंट होंगी तो उनकी एंट्रीज जीरो होंगी। अच्छा, CA प्लस B हमें क्या मिलेगा? इसका मतलब यह है कि इसकी एंट्रीज तो इस तरह की है ना, CAij प्लस Bij ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। ये सिंपल एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का रूल मैंने अप्लाई किया। अच्छा, अब देखें जब Ij इक्वल 0 इक्वल नहीं है, इफ़ I इज़ नॉट इक्वल टू J, तो हमें ये पता है कि Aij 0 है, Bij भी 0 है। तो CAij प्लस Bij ये किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू C इंटू 0 प्लस 0 विच इज़ आल्सो इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो CA प्लस B है इसकी एंट्रीज ऐसी एंट्रीज हैं जिनमें अगर I और J बराबर ना हो तो उसकी तमाम एंट्रीज जीरो की इक्वल होंगी। यानी ये अगेन एक डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी एक ऐसा n बाय n का मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज जीरो की इक्वल हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि CA प्लस B आल्सो बिलोंग टू D। तो हम ये बता सकते हैं कि हेंस D is a subspace of M n क्रॉस n of F। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, मैट्रिसेस में ही बात हो रही है कि W इक्वल Aij ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n बिलोंग टू Mn क्रॉस n ऑफ F। यानी n क्रॉस n के ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनकी ट्रेस जीरो की इक्वल है। ये जो TR ऑफ A है इसका मतलब ये है कि इसके डायगोनल एंट्रीज का सम, डायगोनल एंट्रीज कौन कौन सी हैं? A11 A22 एंड सो ऑन ANN। तो इन तमाम का जो सम है वो जीरो की इक्वल होना चाहिए। अब हमें ये प्रूव करना है कि दिस इज अ सब स्पेस ऑफ Mn क्रॉस n ऑफ F। तो इसी तरह हम वो 2 स्टेप क्राइटेरिया यूज करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें देखना है कि क्या जीरो मैट्रिक्स इसमें मौजूद है। तो आप देखिए कि जीरो मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं वो क्या होंगी? डायगोनल पर एंट्रीज होती हैं 0 0 0 एंड सो ऑन 0। तो ये किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो मैट्रिक्स है जीरो, जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो हैं, ये किस में मौजूद है? ये W का मेंबर है। क्यों? क्योंकि इसके तमाम डायगोनल एंट्रीज यानी इसका जो ट्रेस है
यानी हम ये कह सकते हैं कि ट्रेस ऑफ ज़ीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, सो दैट्स वाई ज़ीरो मैट्रिक्स खुद W का मेंबर है। अच्छा, ये तो थी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में हमने क्या चेक करना है कि हमने दो मैट्रिसेस लेने हैं W में से, लेट A एंड B बोथ बिलोंग टू W, और हम एक स्केलर ले लेते हैं C बिलोंग टू F। देन अच्छा, अगर A और B दोनों W में मौजूद हैं तो इससे हमें ये पता है कि ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू ज़ीरो, और चूँकि B भी W में मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि ट्रेस ऑफ B इज आल्सो इक्वल टू ज़ीरो। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि CA प्लस B बिलोंग टू W, और W में होने के लिए ज़रूरी ये है कि W में सिर्फ वही मैट्रिसेस हैं जिनका ट्रेस ज़ीरो के इक्वल है। यानी हमें ये प्रूव करना है कि ट्रेस ऑफ CA प्लस B इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, ये प्रूफ करने के लिए ज़रा हम ट्रेस ऑफ CA प्लस B फाइंड करते हैं। ट्रेस ऑफ CA प्लस B, इसका मतलब ये है कि इसके जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनका सम, और CA प्लस B की जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होंगी भला, वो होगी CA11 प्लस B11। ओके, ये पहली यानी पहली रो और पहले कॉलम वाली एंट्री है। इसी तरह दूसरे कॉलम और दूसरे रो वाली एंट्री क्या होगी, CA22 प्लस B22 एंड सो ऑन। आखिरी यानी nth रो और nth कॉलम वाली एंट्री जो है वो ये है CANN प्लस BNN। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं C इंटू A11 प्लस A22 प्लस अप टू सो ऑन प्लस ANN एंड प्लस अब B वाले ऐड कर लेते हैं B11 प्लस B22 प्लस अप टू सो ऑन BNN। अच्छा, ये किसके इक्वल है, दिस इज C ट्रेस ऑफ A एंड प्लस दिस इज ट्रेस ऑफ B, और हम ऊपर ये कह चुके हैं कि ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू ज़ीरो एंड ट्रेस ऑफ B इज आल्सो इक्वल टू ज़ीरो, तो ये किसके इक्वल हुआ, C इंटू ज़ीरो प्लस ज़ीरो विच इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब देखें ट्रेस ऑफ CA प्लस B ज़ीरो के इक्वल आया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो CA प्लस B है ये W का मेंबर है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हेंस दिस सेट W इज अ सबस्पेस ऑफ M n क्रॉस n ऑफ F। ओके, तो ये हमने चंद एक एग्जांपल्स तो डील कर ली। अब जरा आते हैं थ्योरम की तरफ। थ्योरम क्या है कि एनी इंटरसेक्शन ऑफ सबस्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V इज अ सबस्पेस ऑफ V, यानी किसी भी एक वेक्टर स्पेस की आप जितनी मर्जी सबस्पेसेस ले लें, उन सबस्पेसेस का जो इंटरसेक्शन है वो अगेन एक सबस्पेस होगी। आइए इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। वैसे ये भी बड़ा आसान सा प्रूफ है। हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक कलेक्शन है, लेट सी, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, दिस इज द कलेक्शन ऑफ सब स्पेसेस WI सच दैट I बिलोंग टू एन इंडेक्सिंग सेट I, बी अ कलेक्शन ऑफ सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V। हमें क्या प्रूफ करना है कि इन तमाम का जो इंटरसेक्शन है वो भी एक सब स्पेस है। यहाँ हम लिख लेते हैं कि वी हैव टू शो दैट इंटरसेक्शन ऑफ ऑल ऑफ दीज WI, यानी इंटरसेक्शन I कहाँ से लिया गया है, इंडेक्सिंग सेट I से, ऑफ WI। अब ये जो इंडेक्सिंग सेट है I, ये एक फाइनाइट सेट भी हो सकता है, ये एक काउंटेबल सेट भी हो सकता है, और ये काउंटेबली इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है, और ये कोई अनकाउंटेबल सेट भी हो सकता है। यानी I इंडेक्सिंग सेट जो है इस पर कोई कंडीशन नहीं है, इसीलिए हम इसको इस तरह से लेकर चल रहे हैं, वरना हम एक फाइनाइट कलेक्शन लेकर भी चल सकते थे। ओके, वी हैव टू शो दैट दिस इज अ सबस्पेस ऑफ V। अच्छा, इस सेट को जब हमने सबस्पेस शो करना है तो हमने इसके लिए वो दोनों कंडीशंस चेक करनी है या तीनों कंडीशंस चेक करनी है। तो सबसे पहले देखना है कि क्या इसमें ज़ीरो मौजूद है। अब हम ये जानते हैं कि सिंस एवरी WI इज अ सबस्पेस ऑफ V, सो इसका मतलब ये है कि ज़ीरो तो इन तमाम में मौजूद है फॉर ऑल I बिलोंग टू कैपिटल I। क्योंकि ये हमने कलेक्शन ही सब स्पेसेस की ली है ना, तो इसका मतलब इसमें से जो हर एक सेट है वो एक सब स्पेस है,
और सब स्पेस होने की वजह से उसमें ज़ीरो तो होना चाहिए। अच्छा, अब चूंकि हर एक में ज़ीरो मौजूद है तो उनके इंटरसेक्शन में भी होगा। दिस इम्प्लाइज दैट ज़ीरो बिलोंग टू देयर इंटरसेक्शन वेयर आई बिलोंग टू कैपिटल आई। तो आपने देखा कि ये जो सेट है इसमें ज़ीरो तो मौजूद है। अब हमें दूसरी कंडीशन चेक करनी है, हम वो सी एक्स प्लस वाई वाली बात कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम एक एलिमेंट लेते हैं x और एक और एलिमेंट ले लेते हैं y। लेट x एंड y बोथ बिलोंग टू दिस कलेक्शन I बिलोंग टू I ऑफ WI। क्योंकि हमने इसको सब स्पेस शो करना है इसलिए इसके दो एलिमेंट लेकर चलेंगे और एक स्केलर ले लेते हैं C बिलोंग टू F। अच्छा, अब x और y अगर इंटरसेक्शन में मौजूद हैं तो इसका मतलब हर एक में मौजूद हैं। दिस इम्प्लाइज दैट x and y both belong to WI for all I belong to indexing set। अच्छा, अब चूंकि WI एक सब स्पेस है, since WI is a subspace of V, this is true for all I belong to I। so अगर ये चलें W1 को आप समझ लें कि अगर W1 एक सब स्पेस है और W1 में से हम दो एलिमेंट ले रहे हैं, एक x एक y, और कोई सा भी एक स्केलर लें तो Cx प्लस वाई W1 में होना चाहिए। और यही बात तमाम WIs के लिए है, तो हम ये कह सकते हैं कि Cx प्लस वाई बिलोंग टू WI फॉर ऑल I बिलोंग टू I। क्योंकि ये तमाम हमारे पास सब स्पेसेस हैं, इस वजह से हमने ये कहा कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अच्छा, अब Cx प्लस वाई जो है वो हर WI में मौजूद है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि Cx प्लस वाई जो है वो उनके इंटरसेक्शन में भी मौजूद है, क्योंकि इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट्स होते हैं जो उन तमाम में होते हैं। तो आप ज़रा गौर करें, हमने तो दूसरी कंडीशन भी वेरीफाई कर ली, तो ये प्रूव हो गया कि हैंस द इंटरसेक्शन I बिलोंग टू I ऑफ WI इज़ अ सब स्पेस ऑफ V। ओके, तो यहाँ हम ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लीनियर कम्बिनेशंस और स्पैन के बारे में बात करेंगे।